औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैंने रिक्वेस्ट की है मुजम्मिल असलम साहब से, जो कि एक माहिर मईशत है और कैपिटल मार्केट से एफिलिएटेड है। और दूसरी वजह यह थी कि वो बेसिकली सोशल मीडिया पे जब भी हम कोई इकोनॉमी की स्टोरी करते हैं तो उनके साथ एक बड़ी पॉजिटिव और बड़ी अच्छी डिबेट जो है वो जनरेट होती है। तो इस वजह से, और ये पीटीआई को सपोर्ट भी करते हैं, तो हमारी कोशिश ये है कि हम अपना ही नैरेटिव ना बयान करते रहें, बल्कि कोशिश करें कि काउंटर नैरेटिव भी लोगों के सामने आए, क्योंकि लोग बेसिकली बेहतरीन जज हैं और वो बेहतरीन फैसला कर सकते हैं कि कौन सी बात ठीक है। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप बुनियादी तौर पर इकोनॉमी के किस सेक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं, और बुनियादी तौर पे आपका एरिया और फोकस जो है वो कौन कौन सा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज मौका दिया, इनवाइट किया, और आपके साथ आज बराह रास्त सोशल मीडिया, वैसे तो बहुत बात होती है सोशल मीडिया में, मतलब इस प्रोग्राम के थ्रू भी जो है आज हमारी और आपकी डिबेट जो है लोग भी देखेंगे बराह रास्त। अच्छा मेहताब भाई, मैं जो हूँ एक बाय डिफॉल्ट इकोनॉमिस्ट हूँ, लेकिन मेरी जो इकोनॉमिक्स की फील्ड है ना, आई एम अ मार्केट इकोनॉमिस्ट। जो इकोनॉमी का डाटा आता है उसकी हम पल्स पे बैठते हैं और उस डाटा को इंटरप्रेट करते हैं, और फिर उसके जो आगे क्या फवायद हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू, हम उसको लिंक करते हैं। जैसे पाकिस्तान में और जो इस्लामाबाद में लोग बैठे हुए हैं और आप लोग की रिपोर्टिंग है, वो एक माशी तजिए तक खत्म हो जाती है। अब उस तजिए को आगे इन्वेस्टमेंट में कैसे कन्वर्ट करना है और फायदा कैसे लेना है, हम उसको उधर से उठा के वहां तक ले जाते हैं। तो ये बेसिकली हमारा काम है, और हमारी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आप भी होते हैं और जर्नलिस्ट भी होते हैं, कुछ सरकारी लोग भी होते हैं जिनसे हम बात करते रहते हैं, एनजीओ से, बड़े बड़े बिजनेसमैन से। तो वो जो है हम बेसिकली इसका मतलब ये हुआ सर कि डेटा को इंटरप्रेट करके इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज जो लोग अवेल करना चाहते हैं उन तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाती है। जी, और दूसरा काम मेरा ये है कि जो मतलब हेल्दी एडवाइजेस देना, जो चाहे स्टेट बैंक में लोग बैठे हुए हैं, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में लोग बैठे हुए हैं, और जो है लोग जो सिर्फ ओवरऑल पर्सपेक्टिव करना चाहते हैं। जैसे फॉरेनर्स पाकिस्तान में जितने भी इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट या डायरेक्ट, हमारा बहुत रोल रहा है। 2004 से लेके 2020 तक हमने पूरी दुनिया घूमी है, और पाकिस्तान स्टोरी उनके घर पे लेके जाते हैं, उनको बताते हैं कि जी ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो उसके लिए दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा ये होता है कि आप पाकिस्तान की पिक्चर देते हैं, और जब वो आप सोल्ड कर देते हैं उनको कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहिए, फिर वो हमसे पूछते हैं कि कहाँ जाएं, किस सेक्टर में इन्वेस्ट करें, क्या करें। तो ठीक है, एक दूसरी लेग है हमारी। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं सर, अगर जो लोग कैपिटल मार्केट में एक लेमैन एक छोटी इन्वेस्टमेंट लेकर अगर इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उससे बुनियादी तौर पे किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए ताकि उसकी छोटी इन्वेस्टमेंट, मसलन 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक अगर वो करे तो वो कहीं डूब ना जाए? किन चीजों का वो ख्याल रखे? देखिए, कैपिटल मार्केट ना बहुत ही स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, इसको जो है ना नॉन प्रोफेशनल तरीके से मैं एग्री करूंगा कि पिछले 10 सालों से यूज किया गया। जो है मार्केट में ना बहुत सारे फ्रीलांस कमीशन एजेंट्स हैं जो ब्रोकर उनको हायर करते हैं। वो कहते हैं जी आप अपना क्लाइंट ले आए, उनको नौकरी में नहीं रखते, आप क्लाइंट ले आए, उसको काम कराएं, जो कमीशन मिलेगा हम आपसे शेयर कर लेंगे। तो वो जो कमीशन एजेंट होते हैं वो मिस सेलिंग करते हैं, लोगों को कहते हैं ये चीज पकड़ लो, ये चीज ले लो, ये अच्छी लग रही है, ये फलां शख्स खरीद रहा है तो बहुत पैसे बनेंगे। वो बेचारे जो कमीशन एजेंट होते हैं उनको उस कंपनी के नाम के अलावा कुछ नहीं पता होता कि वो इन्वेस्टमेंट कंपनी करती क्या है, उसके हालात आगे अच्छे हैं बुरे हैं।
वो बस करवा देते हैं ताकि कमीशन मिले। इसमें बहुत सारे लोग ट्रैप हो गए। और अगर मैं ये कहूं तो ये शायद गलत ना हो कि स्टॉक मार्केट में पिछले 10 सालों में ज्यादा लोगों ने पैसा गंवाया है बजाय कमाने के। पिछले 10 सालों में 2001 से 2010 में बहुत लोगों ने पैसे बनाए थे। लेकिन ये जो पीरियड है आपको भी पता है बड़ा टर्बुलेंट रहा। पहले पीपीपी आई थी, वो भी सियासी तौर पे गैर मुस्तहकम थी, कुछ ना कुछ होता रहता था। फिर पीएमएलएन का ब्रीफ पीरियड जो है 2000 जब भरने के बाद से लेकर 2016 तक स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फिर 2016 के बाद से उनकी भी पिटाई होना शुरू हो गई। उसकी वजह ये थी कि फॉरेनर ने 2016 से पाकिस्तान से सिर्फ पैसा निकाला है, स्टॉक मार्केट में डाला नहीं। ये चौथा साल आ गया और सिर्फ फॉरेनर पैसा निकाल, कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ। फॉरेनर 1 साल 2 साल निकालता है फिर वापस आ जाता है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तो निकल रही है, यही कह रहा हूं ना, 4 साल से मुसलसल निकल रही है। फॉरेनर पाकिस्तान से एग्जिट ले रहा है। स्टॉक मार्केट की मैं पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, उसमें टर्बुलेंस बहुत ज्यादा। तो ये पिछले 10 सालों में बड़े कोई खुश नसीब थे कि वो 10 साल से इन्वेस्ट कर रहे हो और वो पैसे बना गए। तो इसमें लोग आए और वो गए, मरे बहुत है। तो बहरहाल जो मेरा मशवरा, जो आपने सवाल किया था कि अगर किसी को स्टॉक मार्केट में आके सरमायाकारी करनी हो तो कैसे करें, और वो बिगनर है और बिल्कुल नए में है, तो वो खुद अपनी बलबूते पे ना करे और ना किसी कमीशन एजेंट और उसके वो बेलावे में आए। वो एक और चीज है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जो है वो इन्वेस्ट करे। और दूसरा उसका फायदा ये है कि वो एक दफा लगा देगा और सो जाए बेशक, अपने कारोबार करे, अपनी जॉब कुछ करे। इसके 2 एडवांटेज हैं। एक तो ये प्रोफेशनल है, उसको मार्केट को जो है ज्यादा बेहतर मैनेज कर देंगे आपके पैसों को। दूसरा इसमें कोई टैक्स एडवांटेज भी है। अगर आप तनख्वाहदार हैं या बिजनेसमैन हैं तो वो अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो है जो आपका टैक्स बनता है तनख्वाह से वो थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है सर। अच्छा सर, चले इकोनॉमी के ऊपर आ जाते हैं। सर ये बताएं कि पिछले 2-2.5 साल में जब से पीटीआई की हुकूमत आई है, इकोनॉमी में अगर देखिए 2 सेक्टर्स हैं, एक मॉनेटरी साइड है, एक फिस्कल साइड है। मॉनेटरी साइड पे भी बात नहीं करते, अभी फिस्कल साइड पे बात करते हैं। कौन सी ऐसी रिफॉर्म्स हैं जो इस हुकूमत ने की हैं? देखिए, जो फिस्कल साइड है उसमें रिफॉर्म जो मैं कहता हूँ वो उसका बहुत बड़ा जो लिंक है जो वो है, इन्होंने जो ड्यूटी एंड टैक्सेस इंपोर्ट्स को डिस्करेज करने के लिए लगाया। आपको पता है कि पाकिस्तान में इंपोर्ट बिल से कहाँ निकल गया था और जो है उसमें कोई कंट्रोल नहीं आ रहा था। तो इनका जो मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा पॉलिसी एक्शन था और वो काफी जैसे कहते हैं बोल्ड था, वो इन्होंने ड्यूटी स्ट्रक्चर इंपोर्टेड चीजों में बढ़ाई, जिससे महंगाई जरूर बढ़ी। लेकिन इससे एक दूसरा एडवांटेज ये हुआ कि मकामी जो इंडस्ट्री है उसको स्पेस मिलना शुरू हो गया। और अब आप देखेंगे मकामी इंडस्ट्री। सर आप ये नहीं समझते कि उसके नतीजे में इकोनॉमिक स्लो डाउन भी हुआ, क्योंकि आपका ज्यादातर जो इन्हिसार है वो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल और मशीनरी के ऊपर है, जिसकी बुनियाद पे आप वैल्यू एडिशन करके उसको री एक्सपोर्ट करते हैं। देखिए, री एक्सपोर्ट करने वाला सेक्टर, तो एक्सपोर्ट तो आपको पता है वो तो सबसे बड़े चहीते और लाडले हैं। उनको एक जगह नहीं 10 जगहों से एडवांटेज मिलता है, चाहे शरह सूद हो, चाहे उनको ड्यूटी में जो है मशीनरी फ्री अलाउ कर देते हैं, उनको रिफंड मिलते हैं। तो अभी आप देख लें आजकल टेक्सटाइल वालों की जो मुंह से बात निकालते हैं वो फ्री कर देते हैं। अभी कॉटन पे उन्होंने ड्यूटी फ्री कर दिया, पिछले हफ्ते की बात ही है। रिफंड तो एक्सपोर्ट वालों को, अच्छा एक्सपोर्ट जो बोलता हूँ मैं सिर्फ एक टेक्सटाइल ही है, बाकी पाकिस्तान में कोई एक्सपोर्ट का वो ही नहीं है, तस्वुर ही नहीं है। तो हालांकि दुनिया ने पिछले 5 सालों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बहुत पैसा कमाया है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एक बहुत बड़ी चीज है जी, मतलब जो आप उससे बहुत पैसा, हम सर्विसेज एक्सपोर्ट की तरफ फोकस ही नहीं करते। लेकिन अब कुछ ऐसा लग रहा है कि पिछले 6 महीने साल से, और ये भी स्टेट बैंक का इसमें काफी रोल है
कि गवर्नमेंट इस सेक्टर में थोड़ा बहुत वो जो है फोकस कर रही है। अच्छा सर, ये पिछले दिनों आपने सुना होगा इमरान खान साहब ने कहा कि हमारी ये गलती थी कि हम आईएमएफ के प्रोग्राम में लेट गए, यानी डिले किया हमने जाने में। मेरे ख्याल में इससे बड़ी गलती एक और भी थी, वो ये थी कि आईएमएफ के प्रोग्राम का जो डिजाइन है उसके अंदर भी बड़ी फ्रंट लोडेड और बड़ी मेजर किस्म की इतनी एडजस्टमेंट कर दी गई है जितनी एडजस्टमेंट करने की शायद जरूरत नहीं थी, ज्यादा कर दिया है हमने। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? देखिए, मैं तो आपको बताऊं, मेरा बड़ा इनके साथ वास्ता पड़ा रहा है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। मैं इनकी ना फोरकास्ट को और इनका जो काम करने का तरीकेकार है उससे एग्री नहीं करता। देखिए, अगर आईएमएफ इतना पाकिस्तान के लिए मुफीद होता तो हम कोई पिछले मतलब 1990 से लेके इतने प्रोग्राम ना लेते, 2 प्रोग्राम लेते या 3 प्रोग्राम लेते, 4 हम खड़े हो जाते अपने पैरों पे। दुनिया में आईएमएफ जो मेरे हिसाब से जहां जहां मतलब ये इस तरह का रिपीट होता रहता है, एक पाकिस्तान है, एक ग्रीस है, एक यूक्रेन है, ये 3 ममालिक हैं। काउंटर आर्गुमेंट भी है ना, काउंटर आर्गुमेंट ये है कि जब 2016 में इकोनॉमी स्टेबलाइज हो गई थी तो जैसे ही आईएमएफ का प्रोग्राम खत्म हुआ हम दोबारा अपनी उसी रूटीन पे चले गए, जिस रूटीन में हमने सर्कुलर डेट में फिर इजाफा कर दिया, हमने ट्विन डेफिसिट को बढ़ने दिया, तो वो ओवरऑल जो बैलेंस था, इम्बैलेंसेस क्रिएट हमने खुद किए ना जी। देखिए मेहताब भाई, आपने बड़ी प्यारी बात बोली है। हमारी अगर आप देखें 4 हुकूमतें पिछली उठाए हम, मैं 2003 शौकत अजीज से बात करूंगा, ठीक है, फिर उसके बाद आती है पीपीपी 2009, फिर 2013 में नून और 2018 में आईएमएफ। इन चारों ने जब इकोनॉमी इनको मिली तो इकोनॉमी बुरी हाल में थी और इनको फौरन आईएमएफ पे जाना पड़ा। ठीक है। और आईएमएफ पे जाके इन्होंने आईएमएफ के मामलात को इम्प्लीमेंट भी कराया। अच्छा, जैसे ही तीसरा साल आता है इनकी हुकूमत का, इनको ना अगले इलेक्शन की फिक्र हो जाती है और ये पॉपुलिस्ट मेजर लेना शुरू कर देते हैं। ये इनकी वीकनेस है। जब आपको 3 साल शुरू के कड़वी गोली आप देकर मईशत को सही जगह पे ले आए और मईशत चुस्त होना शुरू हो गई है, आपने फिर उनको निहारी पाए और मगज खिलाना शुरू कर दिया बीमार करने के लिए। ठीक है ना, मैं जरा सी अवामी बात भी थोड़ी सी, ठीक है ना। अब उसका हुआ क्या कि वो 2 साल में आप फिर कोलेस्ट्रॉल के मरीज, ब्लड प्रेशर के मरीज और ये सारा कुछ हो गया। आईएमएफ एक अस्पताल ले लें आप। फिर वो जो नई हुकूमत आई उसने इलेक्शन ही इसलिए जीता कि जी इन्होंने मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया, आपको महंगाई कर दिया, आपका ये कर दिया, हम हैं आपके लिए से। अब वो आते ही उन्होंने फिर आईएमएफ प्रोग्राम लिया। अब उनको भी इलेक्शन की, जरदारी साहब की हुकूमत को इलेक्शन की पड़ गई। आईएमएफ का प्रोग्राम आपको याद होगा, पेट्रोल की कीमतें उन्होंने बीच में रोक दी, बिजली की कीमतें उन्होंने बीच में रोक दी, सारा कुछ। अब आज मियां साहब की हुकूमत, डार साहब की हुकूमत, उन्होंने भी यही किया। उन्होंने शुरू में आके ड्यूटीज बढ़ाई, ये बढ़ाई, वो बढ़ाई, सारा कुछ किया। उसके बाद 2000 जैसे 16-17 आया, इनको कॉन्फिडेंस, पनामा से पहले सर उसमें पनामा आ गया था। देखिए, पनामा से पहले ही इन्होंने एक्सचेंज रेट को फ्रीज कर दिया हुआ था, एक मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट को इतना नीचे ले आए हुए थे, इंपोर्ट का ट्रेंड बढ़ रहा था, इन्होंने पॉलिसी एक्शंस नहीं लिए थे कोई। और फिर पनामा, अगर पनामा आया था तो वो एक पनामा नवाज शरीफ साहब का मैटर था। उसका मतलब ये थोड़ी कि सब छोड़ दें आप। मुल्क में कोई जलसे जुलूस नहीं निकल रहे थे, मुल्क में कोई हड़तालें नहीं हो रही थी, कुछ नहीं हो रही थी। आपने अपनी कैबिनेट मीटिंग करनी थी, ईसीसी की मीटिंग करनी थी, ठीक है ना। लेकिन अगर आप अपना जाती काम को जो है, अपनी जो है ड्यूटी, ऑफिशियल ड्यूटी पे तरजीह देकर आप पूरा दिन मीटिंग उसी करते रहे कि कल की तैयारी नैब पे क्या करनी है, ये क्या करनी है, तो सफर तो करेगा आप मुल्क, ठीक है ना। और फिर आपको ये भी अंदाजा है कि जब आखिरी 1 साल जो हमारे वजीर खजाना इस्माइल साहब आए थे और वजीर आजम, तो एक्चुअली फ्रंट में से लंदन से ही उनको जो है डार साहब ही माशी पॉलिसी। उन्होंने एक बात माने आप, उन्होंने 2 दफा एक्सचेंज रेट को एडजस्ट किया था सर। वो उन्होंने किया, एक दफा 5 रुपए, एक दफा 2.5 रुपए जी, ठीक है ना, 7.5 रुपए कुछ करके गए।
और अब वो उन्होंने अपनी गलती को बात मान भी ली कि जी हमने एक्सचेंज रेट को बहुत लंबा प्रोलॉन्ग कर दिया था, फ्रीज कर दिया था। जी। लेकिन पीछे आपको आखिरी बजट याद होगा मुस्लिम लीग नून का, जिसमें इन्होंने तनख्वाहों पे टैक्स आधा कर दिया था, और ये फिर इन्होंने जी, जी। ज्यादती की इलेक्शन जीतने के लिए। मुल्क के हालात कहाँ खड़े हुए थे, लेकिन इन्होंने फिस्कल डेफिसिट 9% को टच कर रहा था, और इन्होंने ये सारी चीजें कर दी टैक्स, ठीक है। ये फिर इलेक्शन जीतने के लिए। अब पीटीआई हुकूमत भी उसी पॉइंट पे आ गई है। 3 साल इन्होंने भी कड़क गुजारे हैं, मतलब पॉलिसी रिफॉर्म, एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट, जैसे ड्यूटीज, टैक्सेस, ये वो। अब इनका इम्तिहान है यहाँ से। देखिए, हमने तो बहुत बोला है कि जो पाकिस्तान की बर्बादी शुरू होती है अस्पताल से निकलने के बाद। अभी मैं खुद अस्पताल तो नहीं कहता, मैं कोरोना से मुतासिर हुआ, तो कोरोना से मुतासिर होने के फौरन बाद मैंने जो है ना बेहतियाती शुरू कर दी है, बाहर के खाने भी खा रहा हूँ और सारा कुछ कर रहा हूँ। तो ये कोई हमारी जीन्स में है पाकिस्तानियों के, ठीक है ना, कि हम जो है एक दफा अगर एक मुसीबत से निकल जाए। सर, बुनियादी सवाल फिर वही है, ये जो आईएमएफ का प्रोग्राम है, मुझे बताएं ना, 5.5 ट्रिलियन का टारगेट आपने एग्री कर लिया, वो सबसे पहले दिन सबको पता था कि वो नहीं होना। आपने एक्सचेंज रेट को बहुत गिरा दिया, मेरे ख्याल में शायद इतना गिराने की जरूरत नहीं थी, आपने देखा कि बाद में एडजस्टमेंट उसके अंदर होनी शुरू हो गई। आप इंटरेस्ट रेट को बहुत ऊपर लेके चले गए, हालांकि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का कोई ऐसा तल्लुक नहीं है, इन्फ्लेशन बेसिकली सप्लाई साइड फिनोमिना है। तो ये फ्लॉड पॉलिसीज नहीं थी सर? देखिए, मैं आपको एक बड़ा बुनियादी, एक आखिरी चीज इन्फ्लेशन वाली बात से शुरू करूंगा। 1904 जब वर्ल्ड वॉर थी ना, 1940 का जो एरिना था, तो जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन थी, और जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन थी कि पेरेंट्स ना, माँ बाप कारखाने में काम करते थे, और जिस दिन तनख्वाह का दिन होता था वो अपने बच्चों को कहते थे कि तुम फैक्ट्री के गेट पे आ जाना, हम तुम्हें पैसे पकड़ाएंगे, क्योंकि हमारी छुट्टी तो शाम को होगी, तुमने फौरन बाजार से जाके सामान खरीद लेना, ताकि शाम तक बहुत महंगा हो जाएगा, क्योंकि सब जाएंगे ना खरीदने। तो वो हाइपर इन्फ्लेशन का था। अच्छा, इसी तरीके से आपकी बात सही है कि इन्फ्लेशन इज द एडमिनिस्ट्रेटिव इशू ऑफ पाकिस्तान। जैसे गंदम की फसल खराब हो जाए या चीनी में फैसला गलत कर लें, ये वो। लेकिन अगर फाइनेंस हम सबको 6-7-8% में मिल रहा हो और इन्फ्लेशन 15% हो, तो फिर होता क्या है कि आप वो पैसा बोरो करके, चीजें होल्ड करके आप और महंगाई को वो करते हैं, टू डिस्करेज दैट मिडिल मैन थिंग। मैं जो समझता हूँ, इसलिए कि कॉस्ट ऑफ फाइनेंस इतना हाई कर दो कि उसके बाद इंसेंटिव ना रहे कि वो माल को जो है गोदाम में अंदर छुपा दे। बाकी आपकी बात में मैं एग्री करता हूँ कि इन्फ्लेशन इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव इशू। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कंटेन नहीं होती, उसके लिए आपको अपनी सप्लाई साइड सही करनी है, गंदम, खाने पीने की चीजें, ये सारी चीजें, और उसके साथ आपको जो है ना टैक्सेशन, सप्लाई साइड एंड टैक्सेशन, ये दो चीजों से आप पाकिस्तान में जो है ना इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं आपको मेहताब भाई एक ब्रेकिंग न्यूज देता हूँ, जो आपके लिए भी बड़ी मतलब फायदे की बात है, और हुकूमत को तो पता ही नहीं है सर। 2 महीने से इंटरनेशनली शिपिंग क्राइसिस आया हुआ है, और वो जो है, क्योंकि कोविड के बाद दुनिया में तिजारत कम हो गई थी, तो शिपिंग लाइंस को लॉस हो रहे थे, तो शिपिंग लाइंस बंद हो गई बहुत सारी। ठीक है। अब 2 महीने से आपको पता है, जो $1000 में कंटेनर बुक होता था, वो $5000 का हो गया। यानी कि जो 1.5 लाख रुपए का बाहर से कंटेनर किराया देकर आप लाते थे, वो 7.5 लाख रुपए हो गया। ठीक है। अब इस वक्त जो मुल्क में जितनी भी चीजें आ रही हैं, चाहे खाने पीने की हैं, चाहे केमिकल है, चाहे जूता है, जैसे आप एक्सपोर्टर की बात कर रहे थे, वो उसका भी रॉ मटेरियल, उससे जो है कम से कम 10 से 15% कॉस्ट जितनी भी इंपोर्टेड गुड्स है बढ़ रही है। सही है। तो ये आप आने वाले दिनों में ये कॉस्ट में देखेंगे और इन्फ्लेशन में भी देखेंगे। इसका ऑलरेडी मुजाहिरा जो बनी बनाई चीजें लाके बेचते हैं ना, फिनिश गुड्स। कल मैं एक बाजार में घूम रहा था कराची के, तो वो उनसे मैं पूछ रहा था कीमतें, उन्होंने कहा जी ये इतने की। मैं कहा क्या हो गया, तुम्हारा दिमाग खराब है? कहते हैं जी आपको पता है किराया कितना बढ़ गया। मैंने कहा जी वो किराया तो बढ़ गया है, वो अभी पहुंचने तो दो वो माल।
ये तो तुम्हारा सही है, 4 कर्ज महीने का 3 हल महीने कर पुराना दिया। है। अब पहले से ही उन्होंने कार्रवाई डाल दी है। तो अब आप ये देखेंगे, ये इसका इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आपको जनवरी ऑनवर्ड्स मिलेगा। इसमें ना स्टेट बैंक ने बात की है, ना मिनिस्ट्री ने बात की है, बिजनेस रिकॉर्डर ने वो खबर लगाई है, लेकिन किसी ने इसको एनालिसिस नहीं किया सही। कि ये आगे इसके इम्पैक्ट क्या आने वाले हैं। जी अच्छा सर, ये बताएं कि 2 सालों में जब इमरान खान साहब कंटेनर पे खड़े थे तो वो कहते थे हम 4,000 से रेवेन्यू को 8,000 अरब रुपए पे ले जाएंगे। 2 सालों में चले, पिछले साल तो कोविड आ गया, लेकिन उससे पहले भी ग्रोथ कुछ 15-16% से ज्यादा नहीं थी। तो ये टैक्सेस में इजाफा क्यों नहीं कर सके? फ्लैट है ऑलमोस्ट देखिए, ग्रोथ। मैं आपको एक बात बताऊं। ये अगेन जो लोग इस इस्लामाबाद में खास तौर पे जो हुकूमतों के साथ बैठते हैं, वो ना इनको अपने वजीर आजम को और इनको एजुकेट नहीं करते, वो चमचागिरी करते हैं। नहीं, आप ठीक है, समझते हैं मिसगाइड नहीं करते सर? मैं तो कम समझता हूँ मिसगाइड करते हैं। मिसगाइड करते हैं, वो सिर्फ खुशामद करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये 2,000, 4,000, 8,000 अरब रुपए कोई मायने नहीं रखते। आपने अगर प्रोग्रेस दिखाई है तो वो आप टैक्स टू जीडीपी दुनिया में पैमाना होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब वो इसाक डार साहब का जो टैक्स कलेक्शन का पीरियड था, उन्होंने टैक्स टू जीडीपी को फ्रीज किया हुआ था। वो कभी पीडीएल से कमा लेते थे, कभी वो सेल्स टैक्स से कमा लेते थे, कभी वो जो है तनख्वाहदारों पे टैक्स बढ़ा के कमा लेते थे, ठीक है ना। कभी वो एमनेस्टी स्कीम एक आ जाती थी बीच में। अलग अलग चीजों से जो है आपने टैक्स में रिफॉर्म ही नहीं किया, ठीक है। आपने टैक्स जिधर से लेना है ये लगा सकते हैं, आपने लगाया नहीं। अच्छा, दूसरा, हम कभी भी ना, सबसे बड़ी हमारी बेवकूफी, मैं कहूंगा बेवकूफ लोग हैं ये, कि कभी भी कोई आप टैक्स लगाते हैं तो डायरेक्ट, अगर सेल्स टैक्स किसी चीज पे नहीं है, चीनी की आप मिसाल ले लें, पिछले साल चीनी पे सेल्स टैक्स लगाया आपने सीधा 17%, ठीक है। पहले उसने 8% चीनी था सर। नहीं, 17 से 8 किया, जी जी, 17 से 8 किया था, फिर 17 कर दिया। ठीक है ना। अच्छा, आप एक नई चीज, नई कमोडिटी पे टैक्स लगा रहे हैं, आप 2-5% से शुरू करें, ताकि प्राइस लेवल भी ऊपर ना जाए, सप्लाई शॉक भी ना लगे, और वो इंडस्ट्री और लोग उससे यूज टू हो जाए। आप सीधा ऊपर का कैप लगाते हैं, 17% टैक्स। शब्बर जैदी साहब आए, वो डंडा लेकर घूमना शुरू हो गए, तुम भी टैक्स दो, 70, तुम 35% टैक्स दो, तुम 30% टैक्स दो। अब एक आदमी ने जिंदगी भर टैक्स नहीं दिया, और आप उसको सीधा कहो कि 30% से आज से तुम्हारा टैक्स लग गया, तो वो कहां से देगा? और फिर खास तौर पे आपने एक पैरेलल निजाम बनाया हुआ है कि साल के बाद अगर कोई टैक्स वाला पकड़ ले तो लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख में आप जो है अपने 50 लाख का जो टैक्स ड्यू होता है आप खत्म करा लेते हो, बात रफा दफा करा लेते हो। आपने आगे मूव ही नहीं करना। हमेशा से गोरे की स्ट्रेटेजी क्या होती है, जब वो कोई चीज लाता है वो उसको ना इंट्रोड्यूस कराता है फ्री में। आपको याद होगा मोबाइल जब आए थे, एसएमएस फ्री थे शुरू में, जी सर। आदत लगाई हमें, फिर उसके बाद हमने जो है वो एसएमएस के पैसे देना शुरू कर दिया, यानी टैक्स रेट कम से जो है वो शुरू किया जाता है। अच्छा, मुझे ये बिल्कुल। बताएं कि ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की जो ग्रोथ है ये पॉजिटिव जो है वो होनी शुरू हो गई है, लेकिन आप नहीं समझते हुकूमत बड़ी खुशियां मना रही है, लेकिन इसकी बेस जो है बड़ी नैरो है। 3 या 4 सेक्टर्स हैं जो ग्रो कर रहे हैं, 80% इंडस्ट्री तो अभी भी नेगेटिव ग्रोथ के अंदर है। देखें, इसमें हमारी हुकूमतों का तो अलमिया ये है कि कोई डाटा आ जाए अच्छा तो वो सारे ट्वीट करना शुरू कर देते हैं, इसका ताल्लुक ना भी हो। पहले प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं, फिर उसके बाद चंद वज़रा शुरू कर देते हैं, और अपनी कोई वजारत का उनको होश नहीं है कि क्या हो रहा है, बस वो नंबर शुरू हो जाते हैं। तो ये एक बुनियादी तौर पे इनसिक्योरिटी और दिखाती है ये चीजें, ठीक है ना। अब बात आपने जो की कि पाकिस्तान में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में जो हैवी वेट है वो है टेक्सटाइल, जी ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका शुगर, ठीक है। ये दो आपके जो है क्रॉप अगर अच्छी आएंगी तो आपके लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का नंबर अच्छा आ जाए, ठीक है ना। अब आप ये देखें कि मुझे जो अच्छी चीज, मैं स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताता हूँ कि तकरीबन हर इंडस्ट्री जो है एक्सपेंशन पे गई है। सीमेंट वाले गए हैं, ऑटोस की नए कारखाने आ रहे हैं,
केमिकल्स वाले जो हैं वो अभी जैसे एंग्रो केमिकल, एंग्रो पॉलीमर वगैरह वो एक्सपेंशन कर रहे हैं। ग्लास की जो इंडस्ट्री है, गनी गैस, गनी ग्लासेस वगैरह वो एक्सपेंशन कर रही है, ठीक है ना। ऑटो सेक्टर जो है आपको मैंने बता दिया वो आ रहा है। तो ये साइन है कि आने, अच्छा टेक्सटाइल की एग्जांपल ले लें, इन्होंने बेतहाशा जो है मशीनरी के ऑर्डर कर दिए हैं इस वक्त। तो ये साइन है कि आने वाले दिनों में एलएसएम ग्रोथ सस्टेन करेगी। लेकिन अगर आप ये कहें कि मजमूई तौर पे हमारी एलएसएम और ये मुल्क की जरूरियात के हिसाब से काफी है, नहीं। और ये एफिशिएंट है। अगर आज ड्यूटी प्रोटेक्शन आप हटा दें, मिसाल के तौर पे गाड़ियों के सेक्टर से आप ड्यूटी प्रोटेक्शन हटा दें, इनकी सेल 20% भी नहीं रह जाएगी। तो पाकिस्तान का जितना भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो अपनी एफिशिएंसी से नहीं चल रहा, वो सिर्फ टैक्स एंड ड्यूटी प्रोटेक्शन से चल रहा है। और ये जो जितना भी आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ये माफियाज हैं, ये इनकी एक्सेस हर प्राइम मिनिस्टर के साथ होती है। ये नहीं कि इमरान खान के साथ, हर नवाज शरीफ के साथ जाके बैठ जाएंगे या जरदारी के साथ बैठ जाएंगे। तो इनको चाहे शुगर हो, चाहे टेक्सटाइल हो, चाहे ऑटो सेक्टर हो, और ये सारा का सारा देखें, ये इन्फ्लेशन की वजह है। ये जितनी आपने इनको प्रोटेक्शन दी हुई है, आम आदमी को उतनी ज्यादा उसकी प्राइस पे करनी पड़ती है, वो जो उसका प्रोडक्ट खाते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन आप ये देखें कि जो पॉलिसी इंटरवेंशन है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। आपने शुगर में एक्सपोर्ट की इजाजत दी, जिसकी वजह से उन्हें मौका मिला कि वो अरबों रुपए कमाएं। गंदम आपने टाइम पे इंपोर्ट नहीं की, पाकिस्तान के लोगों को उसकी कीमत जो है वो अदा करनी पड़ी। RLNG आपने टाइम पे इंपोर्ट नहीं की, पाकिस्तान के लोगों को उसकी कीमत अदा करनी पड़ी। हु इज रिस्पॉन्सिबल? प्राइम मिनिस्टर ये कह देते हैं कि हमारी तैयारी ठीक नहीं थी। भाई तैयारी अगर आपकी ठीक नहीं थी तो आप हुकूमत में आए क्यों? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं इस मईशत को तकरीबन 2004 से कवर करता हूं और रिलीजियसली कवर करता हूं। कोई डेटा मिस नहीं करता, कोई चीज मिस नहीं करता। आप मेरे से जो है ना 1990 से लेके पाकिस्तान के इवेंट टू इवेंट अभी बैठ के सवाल पूछने में आपको बताता रहूंगा। लेकिन अगर आप कल मुझे वजीर खजाना लगा दें, मैं फेल हो जाऊंगा। उसकी वजह यह है कि ये जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है ना, और जो हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो उसको अंदर इतना दबा दिया जाता है कि बाहर वाले आदमी को कुछ पता ही नहीं है। हमें सिर्फ ये पता है इन्फ्लेशन है, अंदर उसके क्या क्या गड़बड़ हुई है। अभी जैसे आपने पिछले दिनों पेट्रोलियम वाली रिपोर्ट आई है, उसमें वेटनरी डॉक्टर निकला है 6 साल से, मतलब अपॉइंट हुए हैं। अब मैं बाहर बैठा हुआ, मुझे क्या पता कि अंदर कौन सा डीजी है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, आया वो इस काम के काबिल है कि नहीं है, या पर्ची है क्या है। तो ये तो जब आप सिस्टम के अंदर आके बैठेंगे ना, फिर आपको पता लगता है कि क्या हो रहा है। अच्छा, वो इतना बड़ा हमारा हुकूमती निजाम है, हुकूमत ने अपने आप को ओवरबर्डन किया है। मेरे हिसाब से इनको SOEs नहीं चलानी चाहिए, स्टील मिल ये वो। सर आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मसलन आप डार साहब से जितनी भी आप करें, उनके जमाने में ये अगर वो खुद ना चाहते ना जी, जहां पे उनके अपने मफादात हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ब्यूरोक्रेसी उन्हें डिसीव कर ले। यहां पे मुझे ब्यूरोक्रेट्स, चूंकि हम भी रोजाना इस्लामाबाद में यही काम करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बाहर आके हंसते हैं, यकीन करें आप, क्योंकि उनको वो ये कहते हैं कि यार इन्हें पता कुछ नहीं है, बातें हैं बस। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने ना आज से 2015 में स्टॉक एक्सचेंज की कंपनी लिस्टेड दोस्तों के साथ मिलकर एक्वायर की। मैं 2015 से पहले अपने आप को कहता था मैं स्टॉक मार्केट का मेरे से बड़ा चीता कोई नहीं है। सही है, ठीक है। जब मैंने कंपनी एक्वायर की ना, और एज अ CEO मैं उसकी सीट पे पहले दिन बैठा, तो मुझे लगा कि मुझे तो यार मैंने स्टॉक मार्केट सीखी नहीं है। वो उसकी सेटलमेंट, बैक ऑफिस किस तरह काम होता है, किस तरह, वो मुझे जो है चंद महीने लगे उसको सीखने के लिए। अगर मेरा स्टाफ मुझे कॉपरेट ना करता, मेरा CFO, मेरा कंपनी सेक्रेटरी, तो मैं, आप यकीन जाने कि जितना भी पढ़ा लिखा हूं मुझे नहीं समझ आता ऑपरेट कैसे। इसका मतलब है सर आप जॉब ट्रेनिंग जरूरी है जी। देखिए, जॉब ऑन द जॉब आके आपका जो एग्जिस्टिंग जो स्टाफ है ना,
वो आपको आके बताता है कि अब जैसे अगर मैं आज सेनेटर लग जाऊं या वजीर लग जाऊं, मुझे नहीं पता कि ओथ कैसे लेना है। अब मुझे अगर कोई शाम सुबह बताएगा ना, सर आपने ये इस तरह ओथ लेना है, इस तरह यूं खड़े होना है, आपने ये करना, पहली दफा आपको आपकी इंटरनल टीम जो एग्जिस्टिंग है उसने सिखाना है। यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने आके कह दिया सब करप्ट, सब चोर, तुम ये तुम ऐसे, उन्होंने फाड़ पिछाड़ कर दी। यहाँ वालों की हट गई, इन्होंने कहा कर लो जो करना है। मैं आपको पता ही होगा कि मैं 2 साल पहले जब असद उमर वजारत खजाना को चला रहे थे, तो मुझे जो है सिग्नल हुआ था कि आप हमारे स्पोक्स पर्सन बन जाए 3 मिनिस्ट्रियों के, जो फारूक सलीम साहब को अपॉइंटमेंट वो जो मिली थी। जी जी जी। तो मेरा नोटिफिकेशन निकलना था, तो उस नोटिफिकेशन के निकलने से पहले असद उमर साहब कुर्बान हो गए। ठीक है ना, ये आज तक मैंने बात किसी को नहीं कभी की। मैंने पता क्या, मैंने आखिरी सवाल ये पूछना था कि देखे मैं हैरान हूं, मैं पीटीआई देखे मैं इस वजह से ज्यादा हैरान हूं कि यार जो लोग आपको डिफेंड करते हैं और इतना ज्यादा डिफेंड करते हैं जी, आप उनको मौका ही नहीं देते। ये कितनी अजीब सी बात है। देखिए बात डिफेंड की नहीं है, मैं हो सकता है कि कॉम्पिटेंसी लेवल में उनके म्यार पे ना हूं शायद, ठीक है ना। नहीं 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 नहीं, नहीं सर मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए मैं पब्लिकली सामने बैठ के कह रहा हूं, इस टाइम गवर्नमेंट को इकोनॉमिक फ्रंट पे कोई भी डिफेंड करने वाला नहीं है। मुझे अपनी स्टोरी बैलेंस करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनको इनके डिफेंस में कोई नहीं है। जी जी, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन वो मेरे से ज्यादा काबिल चॉइसेस उनके पास होंगी, या इसीलिए तो आप देखें मैं बड़ा प्रोफेशनल आदमी हूँ। मुझे इन्होंने कहा आप ये जॉब कर सकते हैं, मैंने कहा जी करूंगा, लेकिन मैं फ्री में नहीं करूंगा, मुझे आप तनख्वाह देंगे, क्योंकि अगर मैंने करप्शन तो रिश्वतें तो लेनी नहीं है, करप्शन तो करनी नहीं है, मेरी एक इंटेग्रिटी है। इन्होंने कहा जी क्या, मैंने कहा जी मेरी ये मैं इतने कमाता था ये है। इन्होंने मुझे कहा कि ठीक है हम आपको पोजीशन दे देंगे ताकि आपका वो हो जाए। अब प्रॉब्लम क्या है इस मुल्क में, आप आधे से ज्यादा वजीर देख लें, आधे से ज्यादा वो देख लें जो कंसल्टेंट ये लगाए हुए एडवाइजर, ये ऑनररी लगाए हुए यार, कोई अपना टाइम कैसे दे सकता है बगैर कॉस्ट। सर जिसका ब्रेड एंड बटर यहां से हो वो कैसे कर सकता है, बिल्कुल ठीक है ना। तो वो जो भी आता है, मैं तो ये कहता हूँ ये जो इलेक्शन भी लड़के 15 करोड़ 20 करोड़ खर्च करके आते हैं, ये कोई अगर इनको इतनी खुदा तरसी है मुल्क में वो होता तो इनके कोई 100 फाउंडेशन होती, पहले 3 स्कूल लगे होते हैं। तो ये सारे के सारे बदनीयती पे मबनी है। तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैंने करप्शन नहीं करनी और मैं मुंह पे जो है बात करने वालों में लोगों वाला। अच्छा सर, आखिरी सवाल आप ये बताएं कि इकोनॉमी के साइड पे कौन कौन सी पॉजिटिव साइंस आप देख रहे हैं? एक तो ये आईएमएफ का प्रोग्राम अभी तक रिवाइव नहीं कर सके। जो मैं एक चीज बोलूंगा कि दे आर कंसिस्टेंट सो फार, अभी तक इनके जहन में अगला इलेक्शन नहीं आया, अभी तक जो है मुश्किल फैसले देखें। अगर बात ये की जाए कि मुश्किल फैसले, इमरान खान को शौक तो नहीं था ना कि एक्सचेंज रेट डिवैल्यू, उसको उससे फायदा होगा, वो मुश्किल, उसको जो भी गाइड किया, गलत गाइड किया, सही गाइड किया, उसको यही उसने करवा दिया। अभी इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, वो कह रहे हैं कौम को पहले वो लेंगे कॉन्फिडेंस में ताकि आईएमएफ प्रोग्राम आए। इनकी पॉलिटिकल विल जो है ना वो दूसरों से बेहतर है। अब इनका वक्त खराब है, वो मैं क्या कह दूं, कभी फैटफ आ जाता है बीच में, कभी अफगानिस्तान का इशू आ जाता है, कभी इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक कर देता है आके, फिर कभी कोरोना आ जाता है। मतलब 2 साल में अगर आप देखें तो इस तरह के अनफोर्सीन इवेंट्स भी बड़े आए हैं। सही है, ठीक है ना। और फिर ना तजर्बेकारी और उस अनफोर्सीन इवेंट्स का इतनी बम्बार्टमेंट, तो वो अल्लाह ताला ही निजाम चला रहे हैं वैसे तो मैं आपको ये कहूँ, लेकिन अभी तक ऑटो में चल रहा है सर। अभी तक ये पॉलिटिकली जो है ना, देखें ये जो है इनकी विल है, अल्लाह करे कि अगले 2 साल ये ऐसी ही विल रखे, वरना और बुरे हो जाएंगे। ये चीज जो है इनको समझनी चाहिए कि पीपल्स पार्टी ने पॉपुलिस्ट मेजर लिए लेकिन वो नहीं जीती, पीएमएलएन ने पॉपुलिस्ट मेजर लिए, वो लोग नहीं जीती। अगर ये जहन में रख लेंगे पॉपुलिस्ट मेजर से इलेक्शन नहीं जीता जाता, सही है। आपने टारगेट करना है लोग, क्योंकि जब पॉपुलिस्ट मेजर लेते हैं ना तो वो जनरलाइज्ड होते हैं। अब जैसे मुझे तंदूर की रोटी पे सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए या बिजली पे नहीं मिलनी चाहिए,
लेकिन मुझे बिल्कुल मिल ठीक जाए है। उस पॉपुलिस्ट मेजर से तो मुल्क का नुकसान हो जाए। अगर आप टारगेट कर दें कि इस गरीब आदमी को मिल जाए तो दोनों का काम हो जाए। आखिरी में मैं एक बात बोलूंगा, जी जी। जब अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं स्पोक्स पर्सन लग रहा था, नहीं हुआ, मैं वापस आ गया खामोशी से, मैंने किसी को नहीं बोला। लेकिन आपने कभी देखा कि मैंने बेजा तनकीद इनको करना शुरू कर दी, यार मेरा टाइम ज़ाया किया 20-25 दिन वहां पे, ये उसके बाद पूछा तक नहीं। ये प्रोफेशनलिज्म है कि जब सर हमें हमारी लगता है कि स्टोरीज पे मुल्क में, डिस्कशन ही आप करते हैं और उनके हक में करते हैं, बाकी तो कोई नहीं करता। हालांकि मेरी हट बाकी जानी तो चाहिए, पीटीआई वाले गालियां देते हैं सिर्फ। हाँ, हालांकि मेरी हट जानी चाहिए, मेरे को बिल्कुल चाहिए था कि मेरे साथ ये हुआ है तो मैं इनकी अब रगड़ा लगाना शुरू। लेकिन जी। माय प्रॉब्लम इज, मेरा प्रॉब्लम ये कि ना मैं अपनी पॉकेट देखता हूँ ना मैं आजाद देखता हूँ, मुझे ना पाकिस्तान के लिए जो है ना बस बात करनी है। सही तो है। वो मैं, और ये पीटीआई वाले मेरे को ना कोई रिश्तेदार है ना मैं इनसे कभी कभी मिलता हूँ, मैं सिर्फ पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ। अच्छा, जब डार साहब का टाइम था मैं ऑपोजिट साइड पे था, मैं तनकीद करता था। सही उसकी है। वजह ये थी कि 98% लोग जो है ना उनके हामी थे और वो पॉजिटिव बातें हो रही होती थी, तो ठीक जो है। नेगेटिव्स थे वो हाईलाइट नहीं होते थे। ठीक है। आजकल क्या होता है कि नेगेटिव्स हाईलाइट हो रहे होते हैं हर जगह, पॉजिटिव नहीं कोई होते। अगर कोई छोटा मोटा पॉजिटिव है तो वो कोई किरण तो दिखानी है ना, बिल्कुल तो ठीक है। मैं वो कोशिश करता हूँ। सर जी थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया और उम्मीद है कि आइंदा भी आप हमें टाइम देते रहेंगे ताकि बिल्कुल जी, हम ये जो वैल्यूएबल डिस्कशन है इसको जारी रख सकें। जी जी सर बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। नए वीलॉग तक मेहताब हैदर को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।